अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके हम मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 252 इश्यूज़ ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट इश्यूज़ ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कंक्लूड की अपनी डिस्कशन रेलेवेंस और डिविडेंड की, और अब हम बात करेंगे कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड हैं, और हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे जो कि विद रेफरेंस टू द डिविडेंड पे आउट हैं, यानी डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पे करने से क्या होता है और ना पे करने से क्या होता है। फर्स्ट वन इशू इज़ कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, meaning that from any firm's perspective it is actually the objective of a firm to increase its value, conserve करना and रखना value and to at least conserve the value. Here conserve means to save the value or keep this value as same as its value is now, or adopt any way through which this value does not decrease but increase. यानी आपकी कंपनी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना, ठीक है, या एट लीस्ट इतना रखना जितनी वो है, ठीक है। यानी आपकी कोई भी चीज़ अगर 100% है, 20% है ना, तो 20% से कम नहीं होने देना उसे, उससे ज़्यादा हो जाए या उतनी रहे, कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर कंजर्व का मतलब है बचाना, ठीक है। कंजर्व वैल्यू की बात हो रही है, यानी वैल्यू को बचाना, यानी उतनी कम नहीं होने देना अपनी कंपनी, फर्म या बिजनेस की वैल्यू, बल्कि एटलीस्ट उतनी रखना जितनी वो है, या फिर कोई ऐसा वे इख्तियार करना, कोई वे अडॉप्ट करना कि उसकी वैल्यू कम ना हो बल्कि इंक्रीज़ हो। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ value. So when we say that the conservation of value, then it means that if the firm stands at a certain level or with reference to the market price, then it should not go down by adopting a certain dividend policy. कि अगर कंपनी या फर्म या बिजनेस एक सर्टेन लेवल पर स्टैंड कर रहा है, यानी आपकी कंपनी एक लेवल पर है और उस विद रेफरेंस टू मार्केट प्राइस, ठीक है, यहाँ मार्केट प्राइस की बात हो रही है, तो इससे डिविडेंड पॉलिसी, अगर कोई भी डिविडेंड पॉलिसी अप्लाई करूँ तो मेरी जो कंपनी या बिज़नेस की मार्केट वैल्यू है तो वो नीचे ना जाए, यानी डाउन ना हो, तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, यानी अपनी कंपनी या बिज़नेस की वैल्यू को कंजर्व करना। We can say that there will be no effect on the value of company by increasing or decreasing dividend payout or retention, क्योंकि हम with reference to dividend payout की बात कर रहे हैं, यानी dividend payout करना यानी पे करना या ना करना, ठीक है। डिविडेंड पे आउट यानी पे करने की बात हो रही है, या रिटेंशन कहते हैं, यानी प्रॉफिट को रिटेन करना, रिटेन्ड अर्निंग जिसे कहते हैं। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी कंपनी या बिज़नेस पर, चाहे मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूँ डिविडेंड का पे आउट या रिटेंशन, यानी डिविडेंड ज़्यादा दूँ या कम दूँ, या अपने पास अर्निंग्स रिटेन कर लूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इफ़ इट डज़ देन वी वुड से दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज़ नॉट कंजर्व, क्योंकि अगर इससे फ़र्क पड़ा, यानी मेरी जो कंपनी की वैल्यू है वो कम या ज़्यादा इस तरह से हुई, तो मैं कहूँगी कि मेरी जो फर्म है उसकी वैल्यू कंजर्व नहीं है। कंजर्व का मतलब बचाना, सेम वही रखना या इंक्रीज़ करना। ओके, फर्म्स कैन नॉट, कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं क्यों कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू के, तो फर्म्स कैन नॉट क्रिएट वैल्यू बाय अल्टरिंग द डिविडेंड पे आउट। द बेसिक स्टेटमेंट इज़ दैट फर्म्स कैन नॉट क्रिएट वैल्यू बाय अल्टरिंग यानी तब्दील करना, चेंज करना, चेंजेस करना डिविडेंड पे आउट। इट मीन्स दैट इफ़ अ फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स वैल्यू for which it increases or decreases the amount of dividend, but this thing does not affect the value of this firm, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि डिविडेंड पे आउट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें। तो वही बात हो गई, अगर कंपनी अपनी जो कंपनी की वैल्यू है या बिज़नेस की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करना चाहती है, कि वो ये सोच रही है कि डिविडेंड की अमाउंट बढ़ा दूँ या कम कर दूँ, तो मेरी जो कंपनी या फर्म की वैल्यू है इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन इससे फर्म की वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा इस इशू के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टर्स आर एबल टू रेप्लिकेट एनी डिविडेंड स्ट्रीम, रेप्लिकेट यानी डुप्लीकेट करना, they want. It means that if you want 2 rupees per share dividend, then it is not mandatory that company may give this 2 rupees dividend or not.
यानी अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पर शेयर डिविडेंड है वो 2 रुपीज़ पड़े, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी मुझे 2 रुपये ही डिविडेंड दे या ना दे, बट वी एज एन इन्वेस्टर और शेयर होल्डर हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट दिस डिविडेंड बाय ओवर सेल्फ, सो द वैल्यू विल बी कंजर्व वेदर वी आर पेइंग डिविडेंड नॉट। कैसे? होममेड डिविडेंड के थ्रू, यानी अगर नहीं भी देती तो मैं क्या करूँगी, अपना होममेड डिविडेंड क्रिएट करूँगी, यानी सेल आउट करूँगी अपने शेयर को, और उसमें से क्या है जो पैसे होंगे वो मैं अपने यूटिलाइज़ कर लूँगी, यानी डिविडेंड अपना खुद क्रिएट करूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। लोअर डिविडेंड सेल सम, अगर लोअर डिविडेंड हो यानी कम पे करती है डिविडेंड, तो सेल सम शेयर्स एंड गेट डिज़ायर्ड कैश, ये पहले भी हमने पढ़ा है। इफ़ वी सी बोथ फॉर्म्स, यानी अगर कम देती है, यानी दो फॉर्म्स देखेंगे हम, 2 फॉर्म्स, यानी अगर कम डिविडेंड देती है कोई भी कंपनी फर्म तब क्या होगा, यानी आपने सेल करने हैं कुछ शेयर्स को, लेकिन अगर हायर देती है देन आपने क्या करना है। फर्स्ट फॉर्म इज़ लोअर डिविडेंड है। इफ़ एनी कंपनी इज़ पेइंग लोअर डिविडेंड और लेस देन देयर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर, देन दे सेल सम शेयर्स एंड गेट डिज़ायर्ड कैश। वो क्या करेंगे, अपने कुछ शेयर्स मार्केट में सेल आउट करेंगे और उसमें से क्या है, अपने जो डिज़ायर्ड अर्निंग है या डिविडेंड है चाहते थे वो ले लेंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ शेयर होल्डर वांट्स, यानी अगर मैं बात करूं कि शेयर होल्डर है वो चाहता था कि उसको 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिले, लेकिन कंपनी ने उसे 2 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड की दिया, लेकिन ये जो 2 रुपीज़ मिला है, जो पर शेयर डिविडेंड मिला है, मार्केट प्राइस इंक्रीजेस, द मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ दिस शेयर इंक्रीज ड्यू टू दिस 3 रुपीज़, यानी कितना चाह रहा था, 5 रुपीज़ चाहता था, 2 रुपीज़ दिए, यानी 5 - 2 करो, यानी 3 रुपीज़ इंक्रीज हो गई। दैट इज़ द होल आर्गूमेंट, एंड दिस 3 रुपीज़ डिविडेंड विच हैज़ नॉट गिवन in the form of dividend, they will get this 3 rupees in the form of that increase the share। जो मार्केट में उसकी प्राइस, ये जो 3 रुपीज़ जो नहीं मिले उसके, वो जो इंक्रीज़ हुए हैं, वो इस इंक्रीज़, वो चाहे अब वो उस शेयर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई ना 3 रुपीज़, तो वो उसको सेल आउट कर दे मार्केट में, 3 रुपीज़ वहाँ से अर्निंग आ जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी, तो उसके बाद वही 5 रुपीज़ आ जाएंगे। एंड शेयर होल्डर्स कैन एडजस्ट दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू एज 5 रुपीज़ बाय सेलिंग सम शेयर्स इन द मार्केट, यानी उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई। ऑब्वियसली जब इंक्रीज प्राइस, यानी ज़्यादा पैसों के आपने लिए, सपोज करो 2 रुपये का था, 2 रुपये की कोई चीज़ ली थी, तो उसकी कुछ टाइम बाद उसकी प्राइस 5 रुपीज़ हो गई, तो आप क्या करोगे, उसको मार्केट में सेल आउट करके उससे पैसे ले लोगे। सेम इसी वे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इन दिस वे ही हैज़ एडजस्टेड द लोअर डिविडेंड विद हायर डिविडेंड बाय सेलिंग हिज शेयर्स इन द मार्केट एज फ्रॉम 3 रुपीज़ टू 5 रुपीज़ करिए। हायर डिविडेंड बाय एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर हायर डिविडेंड पे किया जाए, यानी जितना डिविडेंड कोई भी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर चाहता है, अगर तो कंपनी या फर्म उसको ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करी है, तो वो क्या करेंगे, एडिशनल शेयर्स ले लेंगे। यानी अर्निंग क्यों की जाती है, यानी आपकी इनकम जो है उसके 2 सोर्सेज होते हैं, यानी या तो आपको जो खर्च करते हो या फिर इन्वेस्ट कर देते हो। यानी अगर आपके पास उतनी की उतनी है तो आप ठीक है, आपका जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा अर्निंग है तो आप चाहोगे कि उससे मैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा एडिशनल शेयर्स जो हैं कंपनी के वो परचेज़ कर लोगे, खरीद लोगे, ताकि और ज़्यादा अर्निंग की जा सके, क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है ना, यानी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड्स से ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, यानी और शेयर्स ले लोगे कंपनी के, ताकि और अर्निंग हो। सो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई जा रही है, इफ़ द पीपल हैव मोर मनी देन देयर नीड्स देन दे सेव दैम, मीनिंग दैट देयर आर 2 यूजेस ऑफ आवर इनकम। फर्स्ट वन इज़ ईदर इट विल बी एक्सपेंस्ड आउट और इट विल बी इन्वेस्टेड, या तो खर्च कर दोगे या इन्वेस्ट कर दोगे। सो इफ़ अ पर्सन रिसीव्स मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन, द डिविडेंड इज़ मोर देन दैट, सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड, बट मुझे कंपनी जो है डिविडेंड वो 8 रुपीज़ देती है, देन वी विल एडजस्ट द डिविडेंड अगेन एज वी विल कीप 5 रुपीज़ विद अस as our requirement, and we will put back this remaining 3 rupees in the shares of the company, so the amount of share is adjusted। यानी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी 5 रुपीज़ की, क्योंकि मैं तो 5 रुपीज़ इससे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो 5 रुपीज़ मैं अपने पास रखूँगी, बाकी जो मेरे पास एडिशनल अमाउंट है 3 रुपीज़ की, वो मैं इन्वेस्ट कर दूँगी। क्या करूँगी, कुछ और शेयर्स परचेज़ कर लूँगी, ताकि मेरे पैसे इन्वेस्ट हो जाए और मुझे फर्दर अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। सो इन दिस वे द इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू मेक देयर होममेड डिविडेंड। तो होममेड डिविडेंड के बारे में बताया था, यानी परचेज़ करते हैं
उन्हें चाहिए हो, यानी अगर उनको ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो वो एडिशनल शेयर्स ले लेंगे, या फिर अगर उनको कम डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, कुछ शेयर्स को अपने मार्केट में सेल आउट करेंगे और उसमें से कैश रियलाइज़ करेंगे. सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन दैट द पेमेंट और नॉन पेमेंट डिविडेंड इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू. सो इफ़ वी आर अल्टरिंग द डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन रेशो, अगर हम अल्टर कर रहे हैं यानी चेंज करते हो, यानी कम या ज़्यादा करते हो, डिविडेंड पे करना या ना पे करना, या फिर रिटेन करते हो अपने पास, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट द वैल्यू ऑफ कंपनी विल बी मोर और इट विल बी अल्टर बाय दैट. ज़्यादा होगी या कम, क्योंकि हमने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.